अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। उदित राज को आपने सुना जी। जिन तीस्ता पर ये आरोप लगातार लग रहे हैं, वो गवाह लगा रहे हैं जो उनके साथ काम करते थे, वो लोग लगा रहे हैं जो उनके साथ फाइलें ले जाते थे, दस्तखत करवाते थे कि देखिए इन्होंने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। कोर्ट ने कहा जांच इन पर करनी चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से हो। उदित राज कह रहे हैं कि उनको तो और बड़ा पुरस्कार देना चाहिए था, गलती हुई राज्यसभा नहीं दिया या और बड़ा इनाम नहीं दिया। इसे कैसे देखा जाए इस बयान को? नहीं, देखिए शुभांकर जी, मैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी जी को क्लीन चिट दी एसआईटी के सामने, जो तीस्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि कुछ अतथ्य हैं जिसको पेश करने की कोशिश की गई और उसके बारे में भी एक इंक्वायरी करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही गुजरात की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है और क्राइम ब्रांच है, उन्होंने तीस्ता जी की अरेस्ट की और उनके सामने फॉर्जरी और ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है उसका वो किया। और उन्होंने ये जो एफिडेविट फाइल हुई है अहमदाबाद की सिटी सिविल कोर्ट में, उसमें दो गवाह हैं जिन्होंने ये कहा है। और हम सिर्फ ये अहमद भाई की बात नहीं करते, उसके अलावा भी जो बातें कही है वो काफी सीरियस है। जैसे मैं साक्षी हूँ गुजरात में, पांडरवाड़ा जो पंचमहाल में जो था, वहां रात को लेट इवनिंग कब्रिस्तान जो था वो खोदा गया, उसमें से डेड बॉडी निकाली गई। उसके बाद उनका ये ऑब्जर्वेशन, वो जो गवाह ने कहा है कि भाई सबाना और जावेद यानी मियां और बीबी को तो आपने राज्यसभा में भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा गया। उसके बाद हरेन पंड्या के पिताजी जो थे, उसको ये कहा गया कि आप सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस में जुड़ जाए, और उनको एक स्टेटमेंट दिया गया जो प्रिपेयर्ड था, जिसके ऊपर उन्होंने साइन करने के लिए मना किया गया। तो ऐसे काफी इश्यूज हैं, जैसे गुलबर्ग सोसाइटी जिसमें झाकिया जाफरी जी रहते थे, उसको उन्होंने कहा था कि इसको एक सोसाइटी बना देते हैं और मार्केट प्राइस पे इसको खरीद लेते हैं और इसको एक म्यूजियम बना देंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया था, 4 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें काफी तथ्य हैं जिसके बारे में इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में ये जो अहमद भाई पटेल वाला जो इश्यू निकला है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका डेफिनेटली एक इमोशनल इश्यू की वजह से फायदा मिलेगा। और भाजपा भी इसको धीमी आंच पे पकाना चाहती है, क्योंकि इश्यू सिर्फ पोलराइजेशन का नहीं है। इश्यू ये जरूर है, 2002 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी इस इश्यू पे चुप इसलिए रही क्योंकि वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार क्लीन चिट मिल जाए और वहां से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके बाद इंक्वायरी होगी। अब उनके पास दो अच्छे ऐसे गवाह हैं जो पहले तीस्ता से तलवार के साझेदार रह चुके हैं, और उनके स्टेटमेंट एफिडेविट जो है उसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट, उसके आधार पर ही ये एफिडेविट जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फाइल किया है। और 2007 में जब सोनिया जी ने कहा था कि मौत का सौदागर, और उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला था कि 2/3 से ज्यादा सीट मिली थी, मुझे लगता है इस बार भी इसको एक इमोशनल इश्यू बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। यही मेरा अगला सवाल आपसे था कि अजय जी, इसके बाद मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा। जी, जो मौत के सौदागर वाला स्टेटमेंट आया उसके बाद बीजेपी ने उसे इनकैश कर लिया था। इस बार भी बीजेपी बार बार ये कह रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश थी। हम सभी जानते हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करता है और एक इमोशनल अटैचमेंट भी वहां पर देखने को मिलता है। तो क्या इसे इनकैश करने की भी कोशिश है, क्योंकि एक बड़ा मामला मिल गया और इस बार आरोपों का पहिया जो है वो दूसरी तरफ है? सर मैं आपको बताऊं, गुजरात में पिछली बार जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, तब ये कहा गया था कि हमें नरेंद्र मोदी के सामने व्यक्तिगत कोई भी एलिगेशन नहीं करने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के सामने जितने भी एलिगेशन करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उसका डिसएडवांटेज कांग्रेस पार्टी को होता है और बुमरैंग होता है, बीजेपी के फेवर में जाता है। क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय नेता है। अगर आप उनको मौत का सौदागर कहोगे तो वो वोट के सौदागर बन जाते हैं। कम से कम चुनाव के जो रिजल्ट है वो यही कहते हैं, बाकी अलग अलग विश्लेषण इसका हो सकता है। रवि जी भी हमारे साथ है। रवि श्रीवास्तव जी, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? और जो बात यहां अजय जी कह रहे थे कि बीजेपी से इनकैश करेगी और इसके बाद कांग्रेस को इसका कितना नुकसान हो सकता है, जब यह बात आती है कि ध्रुवीकरण की कोशिश उस दौर में की गई थी, पैसों का जिक्र उस दौर में किया गया था, और क्योंकि यह मामला पोलराइजेशन से इनडायरेक्टली तो जुड़ा हुआ है ही, हिंदू मुस्लिम विवाद वहां पर था। उसके बाद अब इस मामले पर क्या देख रहे हैं? इस मामले में जो नई तरह की तपिश देखने को मिल रही है, कानूनी तपिश एक तरफ चल रही है, लेकिन सियासी तपिश की बात कर रहा हूं मैं। देखिए शुभांकर जी, जब जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, खराब होती है, रुपया डूबता है, बेरोजगारी होती है, तो सरकार की जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो इस तरह के मुद्दे उछाल करके वापस पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। सबको याद होगा कि 2002 में माननीय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में ही नरेंद्र मोदी जी से कहा गया था कि आप राजधर्म का पालन करें। मैं नहीं समझता कि ये किसी ने दूसरे ने कहा था।
ये उनकी पार्टी के ही सबसे बड़े नेता ने ही उन्हें उपदेश दिया था कि आपके राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति इस तरह बिगड़ी है, जिस तरह 1,500 लोग मौत के काल में समा दिए गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप राजधर्म का पालन करिए। ये बात अटल जी ने कही थी। और ये जो सवाल खड़ा होता है, क्या वहां पे 1,500 लोगों ने क्या आत्महत्या कर ली थी? अगर तीस्ता सीतलवाड़ ने उनका मुद्दा उठाया तो उसमें उन्होंने क्या गलत किया? और आज तब भी एसआईटी बैठी थी, आज भी एसआईटी बैठी है, तो देखेंगे फिर सामने क्या आता है। और जहां तक सवाल गवाहों का है, ये गवाह पहले सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं, इसका फैसला भी कोर्ट को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब लेकिन यहां मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये, जो बात आपने अटल बिहारी वाजपेयी वाली कही वो भी सबके सामने है और बाकी बातें भी सामने है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि इस मामले का राजनीतिकरण किया गया। नरेंद्र मोदी को एक दौर से एक तरह से अछूत बना दिया गया था लंबे दौर तक के लिए, चाहे सियासी तौर पर हो या उनको मीडिया को लेकर हो। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ भी हुई, यह भी सत्य है। लेकिन अब जब वही चीजें पहिया पलटा है और अगर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे तो फिर ये बातें क्यों कही जा रही है कि देखिए मामला अलग है, इस वजह से उठा दिया गया है। ये तो कोर्ट की प्रक्रिया के बाद हुआ है, कोर्ट की प्रक्रिया के बाद एसआईटी ने हलफनामा डाला, तो इस पर सवाल पूछना गुनाह क्यों हो जा रहा है? देखिए, सवाल पूछना कभी भी गुनाह नहीं रहा, चाहे वो जब वो अछूत हुए थे या जो आज वो आदरणीय हो गए हैं, उससे सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता। और सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। प्रजातंत्र का ये पहला सिद्धांत है कि सवाल पूछे, और सवाल पूछने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछना देशवासियों का हक है, सभी का हक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और चाहे भाजपा की हो। जब उनकी सरकार थी तो उनसे सवाल पूछे गए, आज इनकी मैं आपको एक कोट करता हूं सर, इस पर आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा आगे। 2006 में पापडरवाड़ा नरकंकाली खुदाई के लिए मीडिया को बकायदा लेकर तीस्ता और आरबी कुमार गए थे, और जहां पर एक विटनेस ने एसआईटी में कहा भी है कि उस दौरान तीस्ता ने कहा था कि 3 दिन के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। ये जिन शिव कुमार जी का बात कर रहा हूं मैं, ये रिलीफ कैंप में नहीं जुड़े हुए थे, रिलीफ वर्क में। संजीव भट्ट की बात कर रहा हूं, वो रिलीफ वर्क में नहीं जुटे हुए थे। तो जो बीजेपी कह रही है कि अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया, एनजीओ का इस्तेमाल किया गया, प्रबुद्ध वर्गों का इस्तेमाल किया गया, और अब जब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तो वो ये सवाल तो पूछेंगे, लंबे दौर तक उन पर आरोप लगे हैं। देखिए, गड़े मुर्दे कितने भी उखाड़े जा सकते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि जो गलत हुआ था वो गलत हुआ था, और उसके खिलाफ आवाज उठाना उनका हक था। नहीं तो ये गलत कैसे तय होगा सर? एक हक की लड़ाई लड़ी है, और वो उन लोगों के हक में लड़ी है जिनकी आवाज नहीं सुनी गई। नहीं, ये गलत जिनकी गलत आवाज सही सर नहीं कैसे सुनी तय गई, होगा? उनके लिए वो खड़ी हुई थी। ये गलत सही आप और मैं अपने वक्तव्य से करेंगे या कोर्ट के जरिए किया जाएगा? बिल्कुल कोर्ट ही करेगा, और आगे भी कोर्ट ही करेगा।